नमस्ते। एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। कानपुर शहर में एक छोटा सा गांव है सरवनखेड़ा। सरवनखेड़ा गांव में रहने वाला दिनेश फौजी, जो एक रिटायर्ड फौजी था। इस दिनेश कुमार का एक 18 साल का बेटा था जिसका नाम था आशु। ये आशु कभी घर से बाहर नहीं जाता था, वो कभी कभार ही बाहर जाया करता था। दिनेश कुमार की एक बड़ी बेटी भी थी जिसका नाम था दीक्षा। दीक्षा की हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और अब उसे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। उसे एमए इंग्लिश में करना था। दीक्षा जो होती है वो अपने छोटे भाई आशु पर बहुत प्यार किया करती थी। आशु के लिए अलग अलग खाना बनाना, उसके कपड़े धोना, उसकी दिन रात देखरेख करती रहती थी। आशु भी दीक्षा से बहुत प्यार करता था। भाई बहन में बहुत लगाव था। अब धीरे धीरे वो दिन भी आता है जब दीक्षा अपने पिताजी से कहती है कि मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और इसलिए मुझे 20-30 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज है जो कि सरकारी कॉलेज है, उसमें फीस भी कम लगेगी, खर्चा कम आएगा, इसलिए मैं वहाँ पर एडमिशन लेना चाहती हूँ। दीक्षा कभी नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी के कंधों पर ज़्यादा खर्चे का बोझ हो, इसलिए वो उधर एडमिशन लेने का बोल रही थी। दिनेश कुमार भी ऐसे वैसे मान जाता है और उसे कहता है कि अच्छे से पढ़ाई कर लेना और अच्छा नाम बनाना। दीक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छी सी नौकरी ढूंढना चाहती थी, नौकरी में लगना चाहती थी। अब दीक्षा अपना सामान पैक करने की तैयारी में जुट जाती है और अगले दिन वो कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। वो जैसे ही कॉलेज में जाती है अपना एडमिशन करवा लेती है। एडमिशन करवाने के बाद वो 8 बजे कॉलेज में जाया करती थी और कॉलेज छूटने के बाद शाम के 4 बजे वो हॉस्टल पर आकर अपनी पढ़ाई लिखाई किया करती थी। ऐसे वैसे 3 महीने गुजर जाते। दीक्षा को पता नहीं था कि आने वाले भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन 8 अगस्त 2025 के शाम के 7 बजे आशु का दीक्षा को कॉल आता है और आशु कहता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं रक्षाबंधन के दिन तेरे पास राखी बंधवाने के लिए नहीं आ पाऊंगा, इसलिए इस बार तू ही आना। अब दीक्षा हंसते मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि तुझे ये बोलने की ज़रूरत ही क्या है, मैं खुद तेरे पास आने वाली हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे से कुछ बातचीत करते हैं और दीक्षा फ़ोन कट कर देती है और सुबह जाने की तैयारी में लग जाती है। ऐसे वैसे दूसरा दिन आता है 9 अगस्त 2025। सुबह के लगभग 10 बजे थे। दीक्षा बस स्टैंड के लिए निकल चुकी थी। बस स्टैंड पहुंचकर उसने सरवनखेड़ा बस पकड़ ली थी। बस में चढ़कर वो सरवनखेड़ा के लिए निकली थी। सरवनखेड़ा का बस स्टैंड आता है, वो बस स्टैंड पर उतरती है। बस स्टैंड पर उतरने के बाद वो अब इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि सरवनखेड़ा से उनका गांव कम से कम 10-12 किलोमीटर की दूरी पर था और उनके गांव में कोई भी बस नहीं जाया करती थी। उनके गांव में किसी यात्री को जाना होता तो वो एक तो ऑटो रिक्शा पकड़कर उसे जाना पड़ता, नहीं तो मोटरसाइकिल से जाना पड़ता। इसलिए अब दीक्षा सोचती है कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए तो मैं जल्दी मेरे भाई को मिल पाऊंगी, मैं मेरे घर पर जाऊंगी। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे रिक्शा कहीं पर भी नहीं मिलती। लगभग दोपहर के 1 बज चुके थे लेकिन दीक्षा को कहीं पर भी रिक्शा नहीं दिखाई दी थी। दीक्षा की किस्मत ही आज खराब थी। वो आखिरकार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि पता नहीं सारी ऑटो रिक्शाएं आज कहाँ पर चली गई। ऐसे वैसे आधा घंटा गुजर जाने के बाद उसे एक रिक्शा दिखाई देती है। उसके जान में जान आ जाती है उस रिक्शा को देखकर। दीक्षा जल्द से जल्द उस ऑटो वाले के पास जाती है और जब देखती है तो ऑटो में सिर्फ वो अकेला ड्राइवर ही बैठा हुआ था। दीक्षा ऑटो ड्राइवर से कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। उस ऑटो वाले ड्राइवर का नाम होता है राजेश। राजेश एक नशेड़ी आदमी था। राजेश जब दीक्षा को अकेली देखता है तो राजेश कहता है कि तुम अकेली हो और मैं तुम अकेली को वहाँ पर नहीं ले जा सकता। इसके ऊपर दीक्षा को पता चल जाता है कि
कि इस ड्राइवर को ज़्यादा सवारी चाहिए ताकि ये ज़्यादा पैसा कमा सके। इसलिए दीक्षा उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे दे दूँगी, इसलिए कृपा करके तुम मुझे अकेले को घर पर छोड़ दो। इसके बाद वो ऑटो ड्राइवर राजेश उसको निहारता है, उसकी सुंदरता, उसकी जवानी को देखता है और उसके बारे में उस ऑटो ड्राइवर की नीयत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। उसके मन में, उसके दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हो जाता है। लगभग कुछ वक्त सोचने के बाद ऑटो ड्राइवर राजेश दीक्षा को कहता है कि ठीक है, जल्दी से बैठ जाओ। दीक्षा अब रिक्शा में बैठ जाती है और वो सुकून की सांस लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि अब मैं जल्द से जल्द मेरे भाई को मिल पाऊंगी और राखी बांध पाऊंगी। रिक्शा जैसे ही 1-2 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय कर लेती है तो वो रिक्शा रुक जाती है। दीक्षा अचानक देखती है कि रिक्शा रुक गई है, तो दीक्षा उस राजेश को पूछती है कि क्या हुआ, आपने रिक्शा यहाँ पर क्यों रोकी? तो राजेश कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, ये रिक्शा पहले भी 2 बार खराब हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये अब इस बार भी खराब हो गई है। ठीक है, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ कि इसमें क्या खराबी है। राजेश नीचे उतरता है, थोड़ी देर रिक्शा के पास खड़ा रहता है। इस सुनसान इलाके में कड़ी धूप में दोपहर को कोई भी उसे दिखाई नहीं देता। वो अपने मन में गलत चीज़ें सोच लेता है। वो रिक्शा में आता है और उसका नुकीला धारदार शस्त्र निकाल लेता है और सीधा दीक्षा के गले में लगा देता है और दीक्षा को कहता है कि कुछ भी शोर शराबा या चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। दीक्षा बिल्कुल शांत हो जाती है। अब वो ऑटो ड्राइवर राजेश उसे कहता है कि पास में एक गन्ने का खेत है, उस गन्ने के खेत में तुम मेरे साथ चलो। जब दीक्षा ये सुनती है तो दीक्षा को पता चल जाता है कि ये राजेश अब उसके साथ क्या क्या कर सकता है। इसलिए दीक्षा बहुत डर जाती है, उसके पास विनवनी करने लगती है, दया करो, मुझे छोड़ दो, क्षमा करो। लेकिन राजेश अब उसकी एक भी नहीं सुनने वाला था। राजेश उसी की चुन्नी लेता है और उसका मुंह उस चुन्नी से बंद कर देता है और उसे गन्ने के खेत में ले जाता है। खेत में ले जाने के बाद उसके साथ वो गलत काम शुरू कर देता है। वो गलत काम अनैसर्गिक तरीके से आधे घंटे तक करता रहता है। दीक्षा चिल्लाने की कोशिश करती है, उसे मना करने की कोशिश करती है, उसका विरोध करती है, लेकिन उस राक्षस के सामने दीक्षा की कुछ भी नहीं चलती। वो राक्षस तब तक उसके साथ गलत संबंध बनाता है जब तक उसका जी नहीं भर जाता, उसकी तृप्ति नहीं हो जाती। लगभग आधे घंटे के बाद उसकी तृप्ति हो जाती है तो वो उठता है और उस दीक्षा को 2-4 थप्पड़ जड़ देता है और गन्ने के खेत से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो राजेश बाहर आता है तो गन्ने का मालिक जगदीश कुमार वहाँ पर आ जाता है। जगदीश कुमार राजेश को देखता है, लेकिन जगदीश कुमार सोचता है कि कहीं आसपास का व्यक्ति होगा, खेत देखने के लिए आया होगा। लेकिन कुछ 1-2 मिनट के बाद उस खेत से एक लड़की भी उसे दिखाई देती है। तभी जगदीश कुमार पहचान जाता है कि ये क्या मामला है। उसके बाद राजेश जब जगदीश को देखता है तो वहाँ से सटकने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन जगदीश कुमार उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर दीक्षा के पास लेकर आते हैं। तब दोनों से कहते हैं कि तुम खेत के अंदर क्या कर रहे थे, जल्दी बोलो वरना मैं पुलिस स्टेशन में कॉल कर दूंगा और तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। उसके बाद दीक्षा रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, शोर मचाने लगती है और कहती है कि मैं मेरे घर पर जा रही थी, इनकी रिक्शा पकड़ी हुई थी और इन्होंने एक शस्त्र मेरे गले पर रखा और मेरे साथ गन्ने के खेत में ले जाकर बुरा काम किया। मैंने विरोध करने की बहुत कोशिश की लेकिन इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। जब जगदीश कुमार लड़की के गले पर देखता है तो थोड़ा सा खून का दाग भी लगा हुआ था और लड़की के आंखों में आंसू थे। उससे जगदीश कुमार पहचान जाता है। जगदीश कुमार को उस लड़की पर विश्वास हो जाता है और जगदीश कुमार इतना क्रोधित हो जाता है कि वो वहीं पर राजेश की पिटाई करना शुरू कर देता है। उसकी इतनी जमकर पिटाई करता है
कि राजेश डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही राजेश वहाँ से भागने लगता है तभी जगदीश कुमार एक लाठी उठाता है और वो लाठी जोर से राजेश की दिमाग पर दे मारता है। उसका सिर फट जाता है, सिर से खून आने लगता है और राजेश वहीं पर गिर जाता है। तब जगदीश कुमार दीक्षा की चुन्नी लेकर राजेश के हाथ पैर बांध देता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करके इस घटना का पूरा मामला पुलिस को बता देता है। लगभग आधा पौन घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और वो देखरेख करती है। तब वो लड़की की अवस्था देखकर पुलिस को समझ में आता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तब पुलिस लड़की से पूछते हैं तो वो दीक्षा पुलिस को अपनी सारी कहानी रोते हुए बता देती है और दीक्षा कहती है कि ये भले आदमी अगर देवदूत बनकर यहाँ नहीं आते तो शायद ये ऑटो ड्राइवर राजेश मेरी जान भी ले सकता था। उसके बाद पुलिस जगदीश कुमार को शाबाशी देती है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और राजेश को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी होती है, उसकी मार पिटाई होती है और उस मार पिटाई के डर से राजेश कुमार सब कुछ बता देता है, अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब पुलिस राजेश कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है और उसे जेल के अंदर डाल देती है। अब आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि जज साहब इस ऑटो ड्राइवर राजेश के खिलाफ क्या सजा सुनाते हैं। लेकिन इधर जगदीश कुमार शाबाशी देने के पात्र है और उधर राजेश ने उस लड़की दीक्षा के साथ जो किया उस सदमे से बाहर आने के लिए दीक्षा को भी काफी समय लगने वाला है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।